बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 51 एमसीक्यू ऑन पेज नंबर 133 के जो एपिप्लोइक फोरामेन है इसकी बाउंड्रीज एंड रिलेशंस आर ये क्या ये इन्होंने सुपीरियरली दिया हुआ है, एंटीरियरली दिया हुआ है, नेक्स्ट में इन्फीरियरली दिया हुआ है और पोस्टीरियरली दिया हुआ है। ठीक है ना। तो ये हम अभी देखते हैं। सबसे पहले एपिप्लोइक फोरामेन है क्या चीज़। सबसे पहले आपने एक बैलून लेना है इस तरह का। ये समझे कि बैलून है, ठीक है ना। बैलून को आपने इस वाली साइड से और इस वाली साइड से ऐसे करके ये आपका बैलून है, तो इसको दबाना है, ठीक है। दबा के इसके दो हिस्से कर। तो ये देखें हमारे पास दो हिस्से हो गए। इसको दबाने से ए और बी, और ये ए और बी के बीच में थोड़ी सी ओपनिंग है ये, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, इसको दबाने से दो हिस्से बन गए। ए बी बन गया ग्रेटर से एक बड़ा है, ए बन गया लेसर से एक छोटा है। लेकिन इसके बीच में ओपनिंग जो है, ये ओपनिंग हो गई हमारी एपिप्लोइक फोरामेन, ठीक है ना। एपिप्लोइक फोरामेन कनेक्ट करती है ए और बी को, ग्रेटर से और लेसर से को। इसको कहते हैं फोरामेन ऑफ विंस्लो भी कहते हैं, ठीक है ना। फोरामेन ऑफ विंस्लो कहते हैं। और इसके अलावा इसको कहते हैं ओमेंटल फोरामेन। ये देखें ग्रेटर से लेसर से में, ये देखें बीच में ये लेसर से के बिहाइंड द स्टमक देखें कहाँ है, और ग्रेटर से देखें कहाँ है, ठीक है। तो ये आपने देखना है, ठीक है ना। और अभी ये है कि नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, तो देखते हैं अभी हम इसके एपिप्लोइक फोरामेन के रिलेशंस देखते हैं। देखें ये बैलून ऐसे दबा हुआ है, ये देखें यहाँ से दबा हुआ है। ये जो हमारे हाथ है ना, ये इसके रिलेशंस हैं। यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ें होंगी तो ये दबा है ना, आगे भी पीछे भी ऊपर भी नीचे भी। तो ऐसे ही खुद ब खुद तो ये दबा नहीं है। तो वही चीज़ें रिलेशंस हैं, वो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। एंटीरियरली क्या है, पोस्टीरियरली क्या है, सुपीरियर और इन्फीरियरली क्या है, ठीक है। अच्छा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसको एपिप्लोइक फोरामेन को एडिटस भी बोलते हैं और ओपनिंग इन द लेसर सेक भी बोलते हैं, ठीक है ना। बनाएंगे कैसे इसको देखें, याद रखें। सबसे पहले T12 बनाएं, T11 बनाएं और L1 बनाएं। तीन वर्टिब्रीज बनाने की ज़रूरत नहीं, T12 बना लें खाली। उससे आगे देखें हमारे पास ये एपिप्लोइक फोरामेन है, ठीक है ना। एपिप्लोइक फोरामेन जो है इससे देखें इसके पीछे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो देखें। इन्फीरियर वेना कावा, T12 और सुप्रारेनल ग्लैंड सिट, SIT सिट, इसको हम कहते हैं सिट, ठीक है। इसके नाम से यार सुप्रारेनल ग्लैंड, इन्फीरियर वेना कावा एंड T12, ठीक है। उसके बाद देखिए एपिप्लोइक फोरामेन आ गया। उसके बाद ऊपर सी बना लें, एक नीचे दो सी बना लें। दो सी का मतलब ड्यूडेनम का जो लुमेन, ठीक है। तो ये इसको फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम आ गया नीचे, और उसके बाद आ गया कॉडेट लोब ऑफ लीवर, ठीक है। यहाँ पे कॉडेट लोब ऑफ लीवर आ गया। उसके बाद देखिए ये सुपीरियरली ये हो गया, इन्फीरियरली ये हो गए। और उसके बाद देखिए एंटीरियरली क्या है हमारे पास, डक्ट, वेन और आर्टरी। एक डक्ट है, एक आर्टरी और एक वेन है, ठीक है। ये इसी उसमें होते हैं, पोर्टा हेपाटस में ना, इसकी इसी तरह की जो होती है ना, क्या कहते हैं उसको, वो ओरिएंटेशन होती है। तो बाइल डक्ट सबसे पहले, उसके बाद हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर, उसके बाद देखिए पोर्टल वेन, ठीक है। तो ये तीनों आगे से पीछे की तरफ, ठीक है। एंटीरियरली टू पोस्टीरियर, ये देखें ये असल में हम देख रहे हैं सुपीरियर ये है, इन्फीरियर ये है, एंटीरियर ये है, पोस्टीरियर ये है, ठीक है। तो ये एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ DAF देव, ठीक है, देव, ठीक है, देव आनंद, एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ, ठीक है। तो अब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसको अगर आप देख लेना, तो हम इसको देखेंगे मरीज़ को, पेशेंट फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, इसको अगर आप देखें तो हमने यहाँ से पेशेंट की ट्रांसेक्शन लिए यहाँ से, और हम यहाँ से इसको इस साइड से हम देख रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारी आइज़ है, ठीक है, इस साइड से हम देख रहे हैं। तो वर्टिब्रा देखें अगर हम इस साइड से देख लें तो पीछे T12, उसके बाद राइट सुप्रारेनल ग्लैंड है, ये राइट सुप्रारेनल ग्लैंड है, याद रखना। ये देखिए ये हमने यहाँ से इसको काटा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ इस तरफ तो नहीं होता ना, ये इस तरफ होता है, ठीक है, ये एपिप्लोइक फोरामेन। उसके बाद देखें फिर ऊपर एक सी, नीचे दो सी को ऐसे मिला के नीचे हमने बना लिया ड्यूडेनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। उसके बाद सुपीरियरली फिर कॉडेट लोब, प्रोसेस ऑफ द कॉडेट लोब, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे आगे हमने DAV देव आनंद, एंटीरियरली DAV, ठीक है। तो वाइल डक्ट, हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। ये कंफ्यूजन हो सकती है बाद में, पोर्टल आर्टरी हो सकती है, पोर्टल वेन आ सकती है, इसमें हेपेटिक वेन आ सकती है, ठीक है। सिस्टिक डक्ट भी हो सकती है MCQs में, ठीक है। ये इसको आपने याद रखना है, ठीक है, इसके लिए। तो ठीक है ना, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है ड्यूरिंग एग्जाम्स। इसको याद रखने के लिए आपने देखना है वादा याद रखना है, ठीक है, वादा, ठीक है। देखें वादा, वेन, V फॉर वादा, A फॉर आर्टरी एंड D फॉर डक्ट, VAD वेट, A फॉर आखिरी A जो है ना आखिरी, ये फॉर एंटीरियरली, ठीक है। VADA वादा अंदर से किया जाता है ना, तो VADA, ठीक है।
अब ये तो हमें समझ आ गई VADA। अब ये कैसे पता चले कि आर्टरी हेपेटिक है या क्या है, इसके लिए हम देखेंगे एक और डायग्राम, ठीक है। वो डायग्राम हम देखें, सबसे पहले हम इस तरह बनाएंगे, एक ऊपर सर बनाएंगे, सर बनाने के बाद देखिए नीचे एपिप्लोइक फोरामेन बनाएंगे। ये हमारा सर जो है ना, ये कॉर्डेट लोब है, ठीक है, कॉर्डेट लोब है। ये आर्टरी आ रही है ना, ये हेपेटिक लोब से आ रही है ना, तो वो हेपेटिक हो गई ना, लोब से आ रही है तो हेपेटिक आर्टरी आ रही है। हेपेटिक आर्टरी आके ऐसे घूम के ये बैठ रही है किस पे, फर्स्ट पार्ट ऑफ डुडेनम पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब फर्स्ट पार्ट ऑफ डुडेनम पे ये बैठी है, उसके बाद हम क्या बनाएंगे, हम एक बनाएंगे इधर वेन, वादे के मुताबिक, ठीक है, वेन बनाएंगे। ये वेन क्या है, वेन हमारी हो गई, देखिए आर्टरी हेपेटिक है, लेकिन ये चीज़ वेन ऊपर नहीं जा रही है, लेकिन ये वेन क्या हो गई, ये पोर्टल वेन हो गई, ठीक है, फिर पोर्टल वेन हो गई। उसके बाद हम बनाएंगे एक और बनाएंगे, वो हम बनाएंगे डक्ट। डक्ट डेफिनेटली क्या डक्ट होगी, बाइल डक्ट होगी ना। तो ये हमारे पास बाइल डक्ट भी आ गई। बाइल डक्ट देखो, इसके पीछे एक बस्ता, लड़का है, वो लड़के के पीछे एक बस्ता है, ठीक है, बस्ता, ठीक है। तो बस्ता लगाया हुआ है इसने, और बस्ते का बी फॉर बस्ता, बी फॉर बाइल डक्ट, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा बना लें तो ये बस्ता ही बन जाती है, ठीक है ना, इसमें बुक से। अच्छा, उसके बाद देखें ये हो गया। अब ये फिर एपिप्लोइक फोरामेन हो गया। एपिप्लोइक फोरामेन के फिर पीछे क्या होगा, पीछे देखें, पीछे हमारे पास है इसके इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, इंफीरियर वेना केवा हो गई, ठीक है, इंफीरियर वेना केवा, उसको IVC बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास है क्या है, हमारे पास है एड्रिनल ग्लैंड, सुप्रारेनल ग्लैंड ऑफ राइट साइड, याद रखें ये राइट साइड वाला सुप्रारेनल ग्लैंड है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गई T12 वर्टिब्रा, ठीक है, T12 वर्टिब्रा। तो ये इससे हमारे रिलेशंस हमारे क्लियर हो गए। देखें ये नेक है, हेपेटिक आर्टरी आ रही है, याद रखें एपिप्लोइक फोरामेन के इंफीरियरली हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ हेपेटिक आर्टरी भी होता है, ठीक है। फिर नीचे फर्स्ट पार्ट ऑफ डुडेनम होता है, ठीक है। सुपीरियरली कॉर्डेट लोब ऑफ लीवर, ठीक है, कॉर्डेट लोब ऑफ लीवर। अच्छा, पोस्टीरियर ये एंटीरियर है, और ये पोस्टीरियर है, ये सुपीरियर है, और ये इन्फीरियर है, ठीक है। और पोस्टीरियरली इन्फीरियर वेना केवा हो गया, फिर राइट सुप्रारेनल ग्लैंड हो गया, फिर T12 हो गया, ठीक है ना। इस तरह हमने इसको याद रखना है। और देखिए बाइल, ये बाइल डक्ट है, सिस्टिक डक्ट नहीं है। ये कैसे पता चलेगा, लड़का है, लड़के के बैग पे पीछे बैग है, बैग को बस्ता कहते हैं ना, बैग या बस्ता या बैग से बाइल डक्ट याद रखें आप, ठीक है। अब देखें इससे आसान हो सकता है ये एपिप्लोइक फोरामेन, नहीं हो सकता है, तो ठीक है ना, इसको आपने गौर से देखना है और याद रखना है। नेक्स्ट हमारा MCQ है मेलर रेश है पेशेंट को, ठीक है, प्रोटीन्स 8, एल्बुमिन 3.5 जनरलाइज, उसको लिम्फेडिनोपैथी भी है, पेलर भी थोड़ा सा हो गया है, और ANA पॉजिटिव है। देखें ANA पॉजिटिव है, फॉर द टेस्ट रिक्वायर्ड इज एंट्री सेंट्रोमियर, ठीक है। ये देखें ये कन्फ्यूजिंग सा है, स्टेम पूरी नहीं है इस क्वेश्चन में। देखें एंटी सेंट्रोमेयर्स कहाँ पॉजिटिव होते हैं, ये क्रेस्ट सिंड्रोम में पॉजिटिव होते हैं, ये SLE में नहीं होते, ठीक है ना। मेलर रेश SLE में होता है, इसी तरह ANA भी SLE में होता है। तो क्वेश्चन ये होगा, इस जगह में हम दो चीज़ें कंफ्यूज कर रही हैं, एक क्रेस्ट सिंड्रोम है और एक ANA और मेलर रेश के साथ ये SLE है, तो हम दोनों क्लियर करते हैं, ठीक है। अब देखिए SLE में जो ऑटो एंटीबॉडीज़ होती है ना, वो उनको हमने यहाँ पे इस पेज से लेके यहाँ पे समराइज़ किया है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हमारे पास 5 टाइप ऑफ 1 2 3 4 5, ठीक है, SLE में, ठीक है। इनको हमने ANA में डिवाइड किया है। ANA सबसे पहले देखें ANA, यहाँ पे एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी SLE में होती है, ये नॉन स्पेसिफिक होती है, ठीक है। अब कैसे ये पता चले कि ये नॉन स्पेसिफिक है, इसलिए कि नॉन स्पेसिफिक स्क्रीनिंग एंटीबॉडी ऑफन एसोसिएटेड विद SLE, ठीक है। ये देखें ये यहाँ पे है नॉन स्पेसिफिक स्क्रीनिंग एंटीबॉडी ऑफन एसोसिएटेड विद SLE। अब इस ऑफन को हमने और नॉन स्पेसिफिक को हमने याद रखना है, वो कैसे, ठीक है। देखिए सिलियाना गोमेज, तो आपको पता है सिलियाना गोमेज, ठीक है। हमने इसको करना है सिलियाना गोमेज, ठीक है। गोमेज ऑफन सिंग्स नॉन स्टॉप सॉन्ग्स, नॉन स्टॉप नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्टॉप सॉन्ग्स का मतलब नॉन स्पेसिफिक, ऑन स्क्रीन, स्क्रीन का मतलब स्क्रीनिंग, ठीक है। तो ये इसका हमें क्लियर हो जाएगा, इससे सिलियाना गोमेज ऑफन सिंग्स नॉन स्टॉप सॉन्ग्स ऑन स्क्रीन, इससे क्लियर हो जाएगा कि जो NA है वो नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक है। और उसके बाद स्क्रीनिंग एंटीबॉडी है, ठीक है। स्क्रीन से हमें याद आएगा, ये देखें यहाँ स्क्रीन से हमें याद आएगा कि ये स्क्रीनिंग एंटीबॉडी है। और ऑफन देखें, ऑफन सिलियाना गोमेज हमेशा तो टीवी में नहीं आती, ऑफन आती है
और ये SLE के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लूपस एंटीकोगुलेंट। लूपस का तो पता है, SLE सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस जो है ना, लूपस से पता चल जाता है, इसको मज़ीद याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर स्मिथ है हमारे पास, एस स्मिथ, और उस एंटीकार्डियोलिपिन भी है, ठीक है। एंटीकार्डियोलिपिन जो है एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में भी होता है, याद रखें, ठीक है। उसके बाद ये देखें, एंटीकार्डियोलिपिन SLE के अलावा एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में भी होता है, और लूपस एंटीकोगुलेंट भी एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए हमारे पास एंटी स्मिथ है और एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA। अच्छा, एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA जो है ना, वो स्पेसिफिक है SLE के लिए, ठीक है। एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA स्पेसिफिक टू SLE है, ठीक है। और उसके बाद देखिए जो N है ना, ये सेंसिटिव है। सिलियाना इज़ अ सेंसिटिव गर्ल, ठीक है। सिलियाना इज़ अ सेंसिटिव गर्ल। तो ये हमारे पास टोटल हो गए 5 हमारे पास R2 एंटीबॉडीज़। इनको हमने साल्ट के नाम से याद रखा है। C फॉर कार्डियोलिपिन, S फॉर स्मिथ, A फॉर ANA, L फॉर लूपस और D फॉर डबल स्ट्रैंडेड DNA, ठीक है। अब देखिए SLE के हमारे पास टोटल R2 एंटीबॉडीज़ आ गए हैं। अब देखते हैं क्रेस्ट सिंड्रोम या एंटी सेंट्रोमेर एंटीबॉडीज़ कहाँ होते हैं। तो ये देखें, एंटी सेंट्रोमेर एंटीबॉडीज़ हमारे पास देखें यहाँ पे 2 जगहों पे हैं। एंटी सेंट्रोमेर एंटीबॉडी सिर्फ एक जगह में है, वही लिमिटेड सिक्लेरोडर्मा। देखें, सारे किस्म के सिक्लेरोडर्मास में भी एंटी सेंट्रोमेर नहीं होता, याद रखें, ठीक है ना। तो सिक्लेरोडर्मा या यहाँ पे आप आ जाएँ, इसको हमने इधर समराइज़ किया है। सिक्लेरोडर्मा डिफ्यूज़ है, डिफ्यूज़, और उसके बाद देखें लिमिटेड है। जो लिमिटेड है ना, उसमें SCL होता है, ठीक है। सिक्लेरोडर्मा लिमिटेड जो है उसमें सिक्लेरोडर्मा को हम दोबारा देखते हैं। देखें, डिफ्यूज्ड है, लिमिटेड है। डिफ्यूज में जो है ना anti-SCL70, ठीक है ना, आल्सो नोन एज anti-DNA टोपोआइसोमेरेज 1, ठीक है। डिफ्यूज्ड, जो डिफ्यूज़ ज़्यादा होता है ना, लिमिटेड एक जगह पे होता है, डिफ्यूज़ ज़्यादा होता है, इसका नाम भी बड़ा है, ठीक है। तो anti-DNA टोपोआइसोमेरेज 1, ठीक है। और SCL70 आल्सो नोन एज anti-DNA टोपोआइसोमेरेज 1, ठीक है। सिक्लेरोडर्मा 70 डिफ्यूज़ में होता है। लिमिटेड में होता है एंटी सेंट्रोमेर। ये जो हमारा MCQ है, MCQ में देखें, ये जो है ना एंटी सेंट्रोमेर, ये हमारा लिमिटेड टाइप ऑफ सिक्लेरोडर्मा में होता है, ठीक है ना। और उसके बाद देखें, यहाँ पे ये कन्फ्यूजन थी, इसको हमने काट लिया है, ठीक है। और उसके बाद कन्फ्यूजन कोई नहीं थी, हमने इसको सिक्लेरोडर्मा की जगह में SCL लिखा था, तो वो हमने काट लिया था कि इसके साथ कन्फ्यूजन ना हो। और उसके बाद देखिए हमारे पास जो है एक और चीज़ है, उसको कहते हैं ड्रग इंड्यूस्ड लूपस। ड्रग इंड्यूस्ड लूपस देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ड्रग इंड्यूस्ड लूपस जो है ना, वो दूसरा ये ड्रग इंड्यूस लूपस, ठीक है। इसमें एंटी हिस्टोन्स होते हैं, तो इस हिस्टोन्स बोलते हैं। इस तरह ये देखें, यहाँ पे ड्रग इंड्यूस लूपस में जो ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं ना, वो एंटी हिस्टोन्स होते हैं। इसको आपने HISS लिखें, और ड्रग इंड्यूस लूपस DIL दिल लिखें। ये देखें, DIL ड्रग इंड्यूस लूपस। दिल में क्या होता है, बंडल ऑफ हिस होता है, ठीक है। बंडल ऑफ हिस, एंटी हिस्टोन्स इसमें होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया SLE के बारे में और क्रस के बारे में, जो ऑटो एंटीबॉडीज़ के बारे में। अब देखते हैं डिटेल थोड़ी सी। तो पहले सिक्लेरोडर्मा देखते हैं। देखिए, सिक्लेरोडर्मा का नाम देखिए, एंटी सेंट्रोमेर का नाम सुनते ही आपके जहन में क्रेस्ट सिंड्रोम सिक्लेरोडर्मा आना चाहिए, ठीक है ना। ये याद रखें आप। पहले क्रेस्ट सिंड्रोम पढ़ते हैं। क्रेस्ट सिंड्रोम देखें, अगर हम देखें तो ये जो है ना, इसको कहते हैं सिक्लेरोडर्मा, ठीक है। देखें, सिक्लेरोडर्मा जो है ना, ये होती है, इसको कहते हैं सिक्लेरोडर्मा स्किन सिस्टेमिक सिक्लेरोसिस। सिक्लेरोडर्मा सिस्टेमिक सिक्लेरोसिस को कहते हैं, ठीक है ना। अगर ये सिक्लेरोडर्मा लिमिटेड हो तो इसको लिमिटेड सिक्लेरोडर्मा बोलते हैं, और लिमिटेड सिक्लेरोडर्मा जो है, या फिर इसको लिमिटेड सिस्टेमिक सिक्लेरोसिस को क्या कहते हैं, क्रेस्ट सिंड्रोम, ठीक है। सबको क्रेस्ट सिंड्रोम नहीं कहते, इसके 2 टाइप्स हैं, एक डिफ्यूज्ड है, एक लिमिटेड है। लिमिटेड को क्रेस्ट सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जल्दी से कि ये होती क्या है। आल्सो नोन एज स्क्लेरोडर्मा ट्रायड। इसमें क्या होता है, ट्रायड होता है कोलेजन डिपोजिशन वाला ट्रायड, ऑटो इम्यूनिटी का ट्रायड, और वेस्कुलोपैथी का ट्रायड। ये 3 ट्रायड्स हैं इसके, ठीक है, सिक्लेरोडर्मा के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए
जो कोलेजन डिपोजिशन होती है विद फाइब्रोसिस, ठीक है। कॉमनली सिक्लोरोसिस ऑफ द स्किन मैनिफेस्ट एज पफी टॉट स्किन, ठीक है ना, विदाउट रिंकल्स एंड फिंगर टिप पिटिंग। ये देखें, अगर आप करीब से देखें ना तो इसमें देखें फिंगर टिप पिटिंग नज़र आ रही है इसकी, ठीक है। ये सिक्लोडर्मा का पेशेंट है, ठीक है। और उसके बाद देखें, उसके बाद इन्वॉल्व करती है अदर सिस्टम्स को, जैसे रीनल को इन्वॉल्व करती है, GIT को इन्वॉल्व करती है, जैसे रीनल को इन्वॉल्व करती है तो रीनल क्राइसिस हो सकता है। उसके बाद पल्मोनरी, उसमें पल्मोनरी फाइब्रोसिस और पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है सिक्लोडर्मा की वजह से, ठीक है। और उसके बाद अगर GIT को इन्वॉल्व करें सिक्लोडर्मा तो GIT एसोफेजियल डिस्मोटिलिटी हो सकती है एंड रिफ्लेक्स हो सकता है। और उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर को इन्वॉल्व कर सकती है, ठीक है। तो फिर देखें टू मेन टाइप्स, वही बात है, डिफ्यूज़ जो है ना वाइड स्प्रेड होती है ये, और रैपिड प्रोग्रेशन होती है इसकी, ठीक है। और इसमें इन्वॉल्वमेंट की जो एसोसिएटेड एंटीबॉडीज़ कौन कौन सी हैं, anti-SCL70 एंटीबॉडी, anti-DNA टोपोआइसोमरेज 1 भी कहते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद anti-RNA पोलीमरेज 3 भी होता है। दो इनके एंटीबॉडीज़ हैं डिफ्यूज़ में, दो एंटीबॉडीज़ ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं, ये कौन कौन सी, anti-SCL70 और anti-RNA पोलीमरेज 3, ठीक है। anti-SCL70 को anti-DNA टोपोआइसोमरेज 1 भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लिमिटेड सिक्लोरोसिस, लिमिटेड जो है लिमिटेड सिक्लोरोसिस है, लिमिटेड सिस्टेमिक सिक्लोरोसिस, ठीक है। इसको लिमिटेड स्किन इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें, ठीक है। और जो एक्रोनिम है इसका क्रेस्ट, ठीक है, वो होता है इसमें, ठीक है। ये लिमिटेड कहाँ होती है, फिंगर्स और हाथ में लिमिटेड जो होती है, ठीक है, हाथ और फिंगर्स में। अच्छा, क्रेस्ट में क्या होता है, कैल्सिनोसिस क्यूटिस। कैल्सिनोसिस क्यूटिस का मतलब ये है कि डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द स्किन होती है, ठीक है। उसके बाद एंटी सेंट्रोमेर एंटीबॉडीज़, C से दोबारा, फिर R से रेनॉल्ड्स फिनोमिना, E से जो है ना एसोफेजियल डिस्मोटिलिटी, और S से सिक्लेरोडैक्टिली। सिक्लेरोडैक्टिली क्या होती है, सिक्लेरोडैक्टिली होती है टाइटनिंग ऑफ द स्किन ऑफ फिंगर्स, ठीक है, टाइटनिंग होती है, सिर्फ टाइटनिंग। और उसके बाद टेलेंजिएक्टेजिया, टेलेंजिएक्टेजियाज आर स्मॉल डायलेटेड ब्लड वेसल्स ऑन द स्किन सरफेस, ठीक है। इनको टेलेंजिएक्टेजियास कहते हैं, स्किन के ऊपर डायलेटेड जो है ना डायलेटेड वो ब्लड वेसल्स होते हैं। तो ये क्रैश सिंड्रोम है, ठीक है। कैल्सिनोसिस, रेनॉल्ड फिनोमिना, एसोफेजियल डिस्मोटिलिटी, सिक्लेरोडैक्टिली एंड टेलेंजिएक्टेजिया। डिस्मोटिलिटी हो, एसोफेजियल डिस्मोटिलिटी हो तो डिफिकल्टी इन स्वेलिंग होती है, ठीक है ना। और उसके बाद सिक्लेरोडैक्टिली वही टाइटनिंग ऑफ द स्किन, और फिर नीचे टेलेंजिएक्टेजियास जो हैं ये स्मॉल डायलेटेड ब्लड वेसल्स को कहते हैं। रेनॉल्ड्स फिनोमिना देखें, रेनॉल्ड्स फिनोमिना जो होता है ना ये इसमें ड्यू टू जो वेजोस्पाज्म होता है रिस्पांस टू कोल्ड और स्ट्रेस, ठीक है, इसको रेनॉल्ड्स फिनोमेना कहते हैं। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं इसमें, ठीक है। कैल्सिनोसिस फिर करीब से देखें तो कैल्सिनोसिस इसमें कैल्शियम डिपोजिशन हो रही है टिप ऑफ द फिंगर्स में, ठीक है, को कैल्सिनोसिस कहते हैं। तो इसमें देखें जो क्रेश सिंड्रोम में एक इन्फ्लेमेशन और रिपेयर का एक प्रोसेस चल रहा होता है, जिसकी वजह से मैक्रोफेज एक्टिव होते हैं, फिर नैव टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, CD4 सेल्स जो आते हैं, फिर वो रिलीज़ करते हैं साइटोकाइंस वगैरह, फाइब्रोब्लास्ट निकलते हैं। फाइब्रोब्लास्ट क्या करते हैं, फिर फाइब्रोसिस वो जो हीलिंग प्रोसेस में जो ठीक है ना एक्ट करने की रोल प्ले करने की कोशिश करते हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है, कोलेजन डिपोजिशन होती है। और अल्टीमेटली जो है वो जब इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है ना तो नेक्रोसिस हो जाता है, ठीक है ना। जब नेक्रोसिस हो जाता है, नेक्रोसिस होने के बाद जब सेल मर जाते हैं तो वो कैल्शियम रिलीज़ हो जाता है। कैल्शियम रिलीज़ होता है तो वो कैल्शियम डिपॉजिट होता है इन जगहों में, इसको कैल्सिनोसिस क्यूटिस कहते हैं, ठीक है। क्यूटिस ये देखिए कैल्शियम डिपोजिशन हो रही है यहाँ पे, येलो कोलेजन वगैरह डिपोजिशन होती है। उसके बाद सिक्लेरोडैक्टिली इसीलिए होती है कि कोलेजन डिपोजिशन होती है इसमें, ठीक है। सिक्लेरो थिकनिंग ऑन डैक्टिली फिंगर्स, थिकनिंग ऑफ द फिंगर्स, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर एक्सेसिव जो कैल्सिनोसिस की वजह से हार्ट बम्प्स बनते हैं यहाँ पे फिंगर्स पे, पेशेंट परेशान हो जाता है कि यह हाथों में क्या निकला है। फिर रेनॉल्ड फिनोमेना हो जाता है, जो यह रेनॉल्ड फिनोमेना जो टिपिकली फर्स्ट थिंग टू पीपल जो नोटिस जो है द क्रेश सिंड्रोम, ठीक है, ये रेनॉल्ड्स फिनोमेना। उसके बाद देखें एसोफेजियल मोटिलिटी भी होती है। एसोफेजियल मोटिलिटी में क्या होता है, एसोफेजियल मोटिलिटी में मरीज़ खाता है तो स्टक हो जाता है। उसके बाद हर मरीज़ को क्या करना पड़ता है, बार बार पानी पीना होता है हर निवाले के साथ, ठीक है। अच्छा, ऐसे पेशेंट्स के में ना क्या होता है, ऐसे पेशेंट्स में जो उसमें फेस और नेक पे ब्लैक डॉट्स भी आ जाते हैं, ठीक है, जैसे इस मरीज़ में आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना।
ने पढ़ लिया, ठीक है ना। इसलिए हम नेक्स्ट उसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने स्क्लेरोडर्मा को कवर कर लिया। माइक्रोबायोलॉजी में देखें द इम्पोर्टेंट बग्स बगिंग यू, ठीक है। एसिडिक टेप, एसिडिक फ्लूइड में एसिडिक टेप में इकोलाई होता है, ठीक है। और पेरिटोनाइटिस में भी इकोलाई होता है।